हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स सॉरी 2 दिन वीडियो नहीं जा पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉलिटिकल साइंस के 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देती हूँ ताकि आप उसको देखें तो आपके एग्ज़ाम में आपको थोड़ा हेल्प करे। और अगर आप यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना आप किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। विधिवेत्ता जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उनके पीछे एक और संप्रभु है जिसके सम्मुख वैधानिक संप्रभु नतमस्तक होता है। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन में देखिए, मैं ऑप्शन ही बोलूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायसी का है, ठीक है। और अगर आप खुद से इसको देना चाहते हो कि आप खुद से अपना एनालाइज करना चाहते हो तो आवाज़ को बिल्कुल म्यूट कर देना और फिर क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप वीडियो को रोक लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे आपको एक स्क्रीन में कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 1 2 3 ऐसे दिख रहे हैं ना, तो उस तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डायसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संप्रभुता सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है बर्लिन का। जब स्वतंत्रता क्या होती है, सही हाथों में होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। और सबसे पहले इन्होंने बर्लिन ने सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता को बांटा था, 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन में ग्रोसियस है, ओपेनहाइमर है, कांट है और रूसो है। तो देखिए इसमें तो आप जैसे आता ही होगा, नहीं आता होगा तो एलिमिनेट करके, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो एलिमिनेट करके भी इसको ला सकते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर है ह्यूगो ग्रोसियस, ठीक है, बाह्य संप्रभुता। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में 3-4 आपके संप्रभुता के क्वेश्चन है, तो आपने जहाँ नोट संप्रभुता का बनाया होगा वहाँ आप, अगर ये है आपके नोट्स में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वहीं पे आप ये नोट डाउन कर लो। चलिए, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये तो बिलोबी कई बार आपने पढ़ा होगा। जैसे ही आप बोलते हो ये कथन तो बिलोबी का नाम याद आ जाता है। ये कई बार एग्जाम में आया हो। जैसे देखो जो कई बार एग्जाम में आता है वो इजी क्वेश्चन हो जाता है, जो पहली बार किसी एग्जाम में आता है उसी क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन बोला जाता है। और आसान का यही परिभाषा है, ठीक है। आगे है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, लॉ लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस विधि। मतलब हिंदी में भी देखना क्योंकि यहाँ बिहार में काफ़ी जो बुक है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछा, क्योंकि हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो बट ऐसा सामाजिक समझौता करके आ जाता। तो और लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस विधि शास्त्र का व्याख्यान, ठीक है। अब ये आ जाएगा तो आपको दिमागी घूम जाएगा, ये कौन विधि शास्त्र का व्याख्यान। साम्यवादी घोषणा पत्र, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन इसका हिंदी भी आजकल एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो एग्जामिनर भी सोचता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि सिलेबस तो वही है तो कुछ उसी को थोड़ा सा अटपटा करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 सेकेंड 3rd 4th 5th है ना। इसका राइट अच्छा ये क्या है, लॉ का थोड़ी है ये, लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस, ये तो ऑस्टिन का है ना। लॉ का तो कौन सा नहीं सुमिलित है, तो ये लॉ ऑप्शन भी हो जाएगा, बाकी ये सही सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन एक सिद्धांत सर्वाधिक स्वीकृत है? तो ये विकासवादी सिद्धांत बोलो या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत बोलो, यही है, ठीक है। आगे है वैज्ञानिक ऐतिहासिक मानव वैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय तथ्यों को ध्यान में रखकर किसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। किसने राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ये हो जाएंगे मैकाइवर, ठीक है। वो बोलते हैं ना रक्त संबंध से राज्य उत्पन्न होता है, समाज ऐसा इस तरीके का, तो ये मैकाइवर का है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, राज्य शक्ति है इसलिए उसे चुनौती मत दो बल्कि उसकी पूजा करो। क्या है? राज्य शक्ति है उसको चुनौती मत दो
उसकी पूजा। ये ट्रोट्स्की, अवॉन ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने अपने विचारों को प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का, ये 20वीं शताब्दी की बात, रॉल्स। देखो अगर बोले आधुनिक टाइम में किसने सामाजिक समझौते की बात की है तो जॉन रॉल्स ने की है। आधुनिक समय में वितरणात्मक न्याय की बात किसने की तो जॉन रॉल्स। और वितरणात्मक न्याय का प्रणेता कौन है तो अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था नहीं है, भद्र बर्बर स्वर्ग की स्थिति में था। ठीक है, तो ये जो रूसो महोदय है ना वो प्राकृतिक अवस्था को अच्छा मानते थे। तो ठीक है, ये बताए इनका विचार क्या है ना, लॉक से स्टार्ट होता है और हॉब्स की तरह खत्म होता है। हॉब्स स्टार्ट में ये लॉक की तरह इनकी बातें हैं और बाद में ये हॉब्स की तरह। तो पहले की अवस्था को ये अच्छा बोलते हैं। इनका ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला है, और मैंने हॉब्स, लॉक, रूसो जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, आप अगर चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट में चेक करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में भी मैंने कंप्लीट करा रखा है राजेश मिश्रा की बुक से। उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, उसी से मैंने कराया है, तो आप देख सकते हो उसको। प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता की परामर्श है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां क्या है, विवेकशीलता की परामर्श है, तो ये हॉब्स है। ठीक है, प्राकृतिक विधियां मात्र विवेकशीलता के परामर्श है, हॉब्स। मालसोरी के दैत्य से इसके अतिरिक्त क्या अपेक्षा की जा सकती है, यह कथन किस पर लागू होता है, तो ये कथन हॉब्स पे लागू होता है। नेक्स्ट है आपको मैच द फॉलोइंग है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत है, सामाजिक समझौता का, और फिर पितृसत्तात्मक विकासवाद है। पितृसत्तात्मक हेनरी मैन का है, तो डी में सबसे पहले हम फर्स्ट लगाएंगे, तो ये दोनों हो गया। फिर हो जाएगा सामाजिक समझौते वाले, आपको कौन दिख रहे हैं, तो आपको रूसो दिख रहे हैं सामाजिक समझौते, यानी सी में 5। चलिए ठीक है, यानी बी और सी में ही कोई आंसर होगा, है ना, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कौन, रॉबर्ट फिल्मर है। चलिए आपको जो आता था नहीं तो एक साथ आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और फिर क्या हो गया, ए का हमें लगाना है थर्ड, ए का थर्ड, और बी का शक्ति सिद्धांत तो हो जाएंगे नित्से। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, तो देख लो आप एक बार मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। ठीक है, सहमति न केवल राज्य के निर्माण का आधार है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। ठीक है, तो यह है लॉक, क्या है, एक मिनट, सहमति न केवल राज्य का निर्माण है बल्कि यह इसके संचालन का भी आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के पूर्व चिंतक थे। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक जो अनुबंध हुआ उससे पूर्व ही इसके बारे में कोई चिंतक किए थे, वो कौन थे, तो सॉफिस्ट विचारक था। ठीक है, सॉफिस्ट विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे शक्तिशाली व्यक्तिवादी तथा प्रत्यक्षवादी आदर्शवादी दोनों माना जाता है, किसको प्रत्यक्ष व्यक्तिवादी भी और प्रत्यक्षवादी भी आदर्शवादी भी माना जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके रूसो महोदय, जेंजिक रूसो। अगला, द वेव ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसकी है, द वेव ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक R.M. मैकाइवर की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है, क्या है, राज्य जो है विधि का शिशु और जनक दोनों है, तो मैकाइवर। यह किसकी मान्यता है कि राज्य के निर्माण का आधार उपयोगिता है न कि संविदा, यह किसकी मान्यता है कि राज्य का आधार उपयोगिता है न कि संविदा। ठीक है, तो ये ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है, एक समाजवादी राज्य बल देता है, तो समाजवादी राज्य किस पे बल देता है, वो आर्थिक समानता पे बल देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों ने राज्य को माना है, तो क्या माना है, एक आवश्यक बुराई माना है, एक आवश्यक बुराई माना है। एक मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद इंगित करता है, एक मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद क्या इंगित करता है, तो कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार का प्राचीनतम सिद्धांत, तो अधिकार का जो प्राचीनतम सिद्धांत है
देखिए उसमें ऐतिहासिक है, प्राकृतिक अधिकार है, सामाजिक कल्याण है, आदर्श सिद्धांत। इसमें सबसे जो आपका प्राचीन है वो है प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान स्वतंत्रता के नियम को किसने विकसित किया? तो समान स्वतंत्रता के नियम को जो विकसित किए थे वे हर्बर्ट स्पेंसर थे। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। समानता का अर्थ हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार है। ठीक है, क्या है? तो ये हो जाएगा, क्या है? समानता का अर्थ हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीने का एक समान कारगर अधिकार है। ये है लास्की का ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देख लीजिए, अधिकार समाज द्वारा मान्य तथा राज्य द्वारा प्रवर्तित मांग है। अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि इसमें निहित है। डी है, कर्तव्य के जगत में ही अधिकारों का महत्व है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक बार हम मैच कर लेते हैं। ए में हो जाएगा, देखिए क्या है? अधिकार समाज द्वारा मान्य तथा राज्य द्वारा प्रवर्तित मांग है, तो ये है लास्की का। और फिर अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो वाइल्ड। और फिर सी अधिकार समाज में स्वतंत्र नहीं बल्कि इसमें निहित होते हैं। बोसांके आपके आदर्शवादी विचारक हो जाएंगे। कर्तव्य के जगत में ही अधिकार का महत्व है, ये गिलक्राइस्ट का है। अगला है, J.S. मिल को खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार्कर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका मानना है कि व्यक्ति ने राज्य में अपनी प्राकृतिक अवस्था के प्राकृतिक अधिकार के साथ प्रवेश किया? ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से किसका मानना है कि व्यक्ति ने राज्य में अपनी प्राकृतिक अवस्था के प्राकृतिक अधिकार के साथ प्रवेश किया है? तो ये आपको पता होगा, ये लॉक बोलते हैं। 3 तरह के स्वतंत्रता की बात बोलते हैं कि जब हम पैदा हुए तब से हमें जीवन स्वतंत्रता और ये क्या संपत्ति का मिला हुआ है। ठीक है, अगला है 29। अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का सार है। अरस्तु ने जो वितरणात्मक न्याय बताया उसका क्या सार बताया? उनका सार है अनुपातिक समानता। ठीक है, पूर्ण समानता नहीं, अनुपातिक समानता। प्रत्येक राज्य अधिकारों को जाना जाता है। प्रत्येक जो राज्य क्या जाना जाता है? प्रत्येक राज्य अधिकारों से जाना जाता है कि वो अपने व्यक्ति को कितना अधिकार देता है, उससे जाना जाता है। तो अधिकार के मतलब अगर आपको कुछ समझना आना तो लॉस की लगा देना कि अधिकार के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। मतलब ऐसे मतलब, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है। ठीक है, समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी अभिव्यक्ति है, तो ये हो जाएगा ग्रीन का। समाज के विरुद्ध अधिकार विरोधी व्यक्ति। अभी यहाँ पे एक कथन था ना हमारे, ग्रीन का ही था, ग्रीन का यहाँ कहीं तो हम ग्रीन का एक और कथन पढ़े थे ना, इधर पढ़े थे नहीं, चलो पहले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, यह दृष्टिकोण किसी विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी हैं। यह दृष्टिकोण कि विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये हो जाएगा अराजकतावादी। ऑप्शन नंबर ए। विधि तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, अराजकतावादियों द्वारा कहा गया है। 32 से 33। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी में बहुत मिल जाएंगे, पीजीटी में कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पे बहुत आते हैं। हॉब्स हाउस का ये कथन है। निम्नलिखित उदारवादी विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थन करते हैं? तो यांत्रिक स्वरूप का जो अवधारणा का करते हैं वो हॉब्स है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 35। निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? फेबियनवाद है, श्रेणी समाजवाद है, अराजकतावाद है। तो ये है अराजकतावाद का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है।
ऊपर लिखित में किस मार्क्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति 3 प्रकार की शक्तियों के मध्य संघर्ष के कारण हुई? नेतृत्व की शक्ति, नेतृत्व के विपरीत शक्ति और कुछ सहायक शक्तियां। ठीक है, तो ये कौन से हैं? तो ग्रामसी, ऑप्शन नंबर, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बोलती हूँ। मार्क्सवादी चिंतक का यह मानना है कि राज्य की उत्पत्ति 3 प्रकार की शक्ति के मध्य संघर्ष से हुई है। कौन से 3 शक्तियां हैं? याद रखिएगा, ये आप ग्रामसी लिख के लिखे, नेतृत्व की शक्तियां, नेतृत्व के विपरीत शक्तियां और कुछ सहायक शक्तियां। ठीक है, अगला समुदायवादी का प्रमुख धारा है। समुदायवादी का प्रमुख धारा है, तो ये हो जाएगा प्रत्ययवाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 37, 38, दुनिया के प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन, पर्याप्त संसाधन है, न कि उनके लालच के लिए। काफी मतलब इम्पोर्टेंट भी है और ये महात्मा गांधी का है कथन। किसने अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? अभिजनवादी सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया तो जेम्स बर्नहम ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इतिहास के दौर में एक समय आएगा जब राज्य का तिरोधान, ये मतलब यानी ये राज्य लोप हो जाएगा। और उपयुक्त कथन किसका है? तो ये आपको पता होगा किसका है उपयुक्त कथन। मार्क्सवादी बोलते हैं ना, राज्य का लोप हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मार्क्सवाद का युग भ्रम का युग है, ये भी PYQ है, तो ये एक्टन बोलते हैं मार्क्सवाद का युग भ्रम का युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक अवधारणा कार्ल मार्क्स से हीगल ने ग्रहण किया है। तो कार्ल मार्क्स से हीगल, सॉरी मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया है, क्योंकि हीगल तो मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है, थोड़ा सा मैं और जूम कर दूं क्या, क्लियर दिखिएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। मैं पूर्णतः जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं। ठीक है, मैं पूर्णतः जानता हूं कि मैं मार्क्सवादी नहीं, ये मार्क्सवादी कहते हैं, खुद ही कार्ल मार्क्स बोलते हैं। मार्क्स के मतानुसार वस्तु का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो किसके द्वारा? तो श्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कोटेशन बोला जा रहा है? 45, एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता तभी है जब कि वह दूसरों की निरंकुश इच्छा के अनुसार बल प्रयोग के अधीन नहीं है। तो ये है कि ये कोटेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उदारवाद लोकतंत्र का पक्षधर है, उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का पक्षधर है, उदारवाद व्यक्तिवादी संपत्ति के उन्मूलन का पक्षधर है, उदारवाद समानता का पक्षधर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारवाद व्यक्तिवाद संपत्ति के उन्मूलन का पक्षधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, विकासवादी समाजवाद है, फेबियन समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, कल्पना लोकीय समाजवाद है। तो इसमें हम सबसे पहले तो वैज्ञानिक समाजवाद आपको पता हो कार्ल मार्क्स, तो सी में फर्स्ट। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे में एक में से ही आपका आंसर आ जाता है, बट हम एक नहीं दो तो करके ही आगे बढ़ेंगे, इससे आपका समय भी बचेगा। जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो एक से तो नहीं दो से करने, कभी कभी मतलब एक्साइटमेंट में गलती हो जाती है, तो एक नहीं दो कम से कम कर लेना। ठीक है, तो 47 ये विकासवादी समाजवाद के कौन है? तो बर्नस्टाइन है, बर्नस्टाइन है। फेबियन समाजवाद के कौन है? बी में हो जाएगा आपका जीवी शाह, ये फिर ऑप्शन इसका सी है, विकासवादी हो जाएगा बर्नस्टाइन, और कल्पना लोकीय तो सेंट साइमन, फूरियर, ये सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स थॉट्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचर सिलेक्शन एंड इनहेरिटेज टू पॉलिटिकल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? 48 तो इसका है वाल्टर वेजहॉर्ट, वाल्टर वेजहॉर्ट। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक ने यूरोप में संवैधानिक शासन के विकास में योगदान दिया है? तो ये है परिषदीय आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य, अच्छा ये हमारा 48, अच्छा यही एक मिनट डबल हो गया, 48 हो गया ना, एक मिनट 49 हो गया हमारा, फिर देखिए हाँ 50। राजनीतिक आभार का अनुदारवादी दृष्टिकोण आधारित है।
तो अनुदारवादी दृष्टिकोण वैधता पे आधारित है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने उदार और चरम बहुदलीय व्यवस्था के बीच भेद किया है? तो ये भेद करने वाले हैं जी सर्टोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसने निर्वाचन व्यवस्था दल व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित किया? क्या निर्वाचन व्यवस्था और दल व्यवस्था के बीच जो सह संबंध स्थापित किए हैं वे कौन है? डुवर्जर, ठीक है, डुवर्जर। निम्नलिखित में कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है? ठीक है, जनमत भी आपको टॉपिक पढ़ना है, तो उसके निर्माण का क्या नहीं है? तो न्यायालय नहीं है। देखिए विधायिका भी है, बाकी सब है, न्यायालय तो नहीं है ऐसा जनमत निर्माण में। निम्नलिखित किस देश में दबाव समूह की भूमिका सर्वाधिक है? तो यूएसए में, ठीक है। अमेरिका में काफी दबाव समूह का बोलबाला है। 55 हमें मैच करना है, तो इसका राइट आंसर हित समूहीकरण है, हित अभिकरण है, नियम निर्धारण है, नियम नियुक्ति है। तो हित समूहीकरण आपका कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। हित अभिकरण ये करता है, नहीं, एक राजनीतिक दल हो गया। हित अभिकरण या अभिव्यक्ति करता है आपका दबाव समूह। और नियम अधिनिर्णयन कौन करता है? तो प्रशासन। और नियम प्रयुक्त कौन करता है? नहीं, नियम प्रयुक्त तो प्रशासन करेगा, ठीक है। और नियम अधिनिर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा, है ना। सॉरी, मैं एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इसको सही से मैच कर देती हूँ, ठीक है। देखिए एक मिनट, देखिए हित समूहीकरण करेगा आपका राजनीतिक दल, हित अभिकरण या अभिव्यक्त करेगा आपका दबाव समूह, और नियम अधिनिर्णय करेगा आपका न्यायालय, और नियम प्रयुक्त कौन करेगा? प्रशासन ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इसमें शायद ऑप्शन एक नहीं है, क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संख्यान मत प्रणाली निम्नलिखित में कौन एक आवश्यकता तो नहीं है? राजनीतिक दल की सूची तैयार करना ये नहीं है। बहुसदस्यीय निर्वाचन है, मतदाता मत पत्र पर अपनी वरीयता अंकित करेंगे। और एक मिनट, मैं सी ऑप्शन भी आपके लिए एक बार बुक से देख के आपको बता दूं। सी ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 56 ना, तो इसमें सी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है अतिरिक्त मतों का अंतरण, ठीक है। इसमें राइट आंसर सी है। राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों तैयार करना ये नहीं है, आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व क्या है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है, मतदाता मतपत्र पर अपनी वरीयता अंकित करता है, और अतिरिक्त मतों का अंतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56 हो गया, 57 है आपका। अज्ञानी जनता को मताधिकार देना खतरनाक तथा बुद्धिहीनता है। अज्ञानी जनता को मताधिकार, मतलब अज्ञानी जनता है, अगर उनको जो मताधिकार देंगे तो वो क्या है? खतरनाक भी है और बुद्धिहीनता है। मतलब ये हमारी बुद्धि की बात नहीं है, इससे खतरा उत्पन्न हो गया। तो उपयुक्त सभी बोलते हैं, लीक के हेनरी मैन मैकाले, ठीक है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देती है? तो ये प्रतिष्ठा देती है क्रांतिकारी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। रुको, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा? प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत, अनुदारवादी सिद्धांत, उदारवादी नहीं, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में करना, क्योंकि बुक में तो डी दिया हुआ, लेकिन मुझे एक ए लग रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तभी तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगात्मक बहुमत प्रणाली, कनकरेंट मेजोरिटी सिस्टम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की युक्ति है, ठीक है। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अल्पसंख्यक समूह का, ठीक है। देखो, सहयोगात्मक बहुमत प्रणाली प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की युक्ति है बहुसंख्यक समूह के लिए, अल्प प्रभुत्व समूह के लिए, अभिजन समूह के लिए। बहुसंख्यक, अभिजन, अल्प प्रभुत्व समूह, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 59 का ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। आधुनिक राजनीतिक दल का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आधुनिक की बात बोलोगे तो देखिए कहीं कहीं आपको यूके, कहीं कहीं आपको यूएस भी मिलेगा, ठीक है, यूके ऐसे होगा आंसर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसका है? बेंटले का है। अगला है, इंग्लैंड में महिलाओं को कब पुरुष के समान मताधिकार मिला था? देखो ये हर से हमारा कंट्री पहला है जो सार्वभौमिक मताधिकार, यानी एक साथ हमारे सब लोग को मताधिकार 18 वर्ष के सभी को मिल गया था। बाकी जितने भी अभी जो डेवलप कंट्री हैं उस सब में बाद में मिला है। तो वो लिस्ट आप जरूर एक बार मैं शॉर्ट्स के थ्रू देखूंगी तो दे दूंगी कि कब कब किसको मिला है, क्योंकि कई बार देखिएगा वो क्वेश्चन आता है। तो देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं, जो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए डेट वाला जो क्वेश्चन है वो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 62 का 1823 है, देख लेना एक बार, इसमें तो ऑप्शन में ये 1823 ही होगा और 1823, ठीक है। अगला है, देश का संविधान किसकी व्यवस्था नहीं करता? देश का जो संविधान है वो किसकी व्यवस्था नहीं करता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुसंख्यक कल्याण के लिए योजनाओं तथा परियोजना की व्यवस्था करता है। नहीं, यह प्राधिकार की सीमाओं को परिभाषित करता है, विभिन्न प्राधिकार के मध्य क्षेत्राधिकार के आयाम को परिभाषित करता है, और यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ठीक है, यह किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? डी टॉकविले। सरकारों का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया था? तो ये पता होगा आपको। इन्हीं को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहते। 158 संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया था, उसमें से बस अब एक संविधान वर्तमान में आपको देखने को मिल जाता है, याद नहीं है मुझे कहाँ का, क्वेश्चन वो भी आता है। संघात्मक व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन है? संघात्मक व्यवस्था को, तो ये कौन है? यूएसए है। इसका क्वेश्चन 67, चलिए ठोक नहीं है, 68। निम्नलिखित संघीय व्यवस्था वाले देशों की उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो संघात्मक व्यवस्था वाले हैं उनको स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा यूएसए, फिर हो जाएगा कनाडा, फिर हो जाएगा नाइजीरिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में निम्नलिखित में से किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? इंग्लैंड में किसकी न्यायिक पुनर्व्याख्या होती है? तो ये होती है आपका प्रदत्त विधायन, अधीनस्थ विधेय। संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उसका आधार है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। अगला, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था का वो है विशेषता है? तो फ्रांस का है। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में से खिलाफत आंदोलन है, लखनऊ पैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, साइमन कमीशन है। देखो ये जो हमारा वो है मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ आपका इंडिया में ये पॉलिटिकल साइंस में आ जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन कि कौन कब हुआ है, तो उसको लास्ट टाइम में डेट के साथ आप याद रखिएगा। हो सकता है डेट भी दे दे, और ऐसे तो कालक्रम में सजाने को हर बार आता ही है, ठीक है। या तो इस मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो जैसे खिलाफत एक साइड ये दे देगा, एक साइड टाइम लाइन दे देगा कि इतना इतना में। अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो आपको डेट भी याद रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा लखनऊ पैक्ट, फिर हो जाएगा खिलाफत, फिर हो जाएगा साइमन, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 1932 के पूना फैक्ट में, इसका मैं रिवीजन करा दूं, मैंने ले रखा है, बट इसका वो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है स्वतंत्रता संग्राम वाला जो भी फैक्ट है वो मैं एक दिन आपको एक क्लास में ख़त्म करा दूंगी। अगला है 1932 के पूना पैक्ट किसके हितों का संवर्धन है? पूना पैक्ट जो है किसके हितों का संवर्धन करने के लिए बना था? तो दलित वर्गों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। हमारे जीवन में प्रकाश चला गया है, सर्वत्र अंधेरा है। हमारे जीवन में प्रकाश चला गया, सर्वत्र अंधेरा है, तो जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में किसने भारतीय शांति का जनक कहा जाता है? कहा था, मतलब किसने? ठीक है, तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा तिलक को, और सिरोल ने बोला था।
स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का जो हुआ था शुरुआत 1905 में हुआ था। 77 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिवादी कब पुनः प्रवेश किए थे? तो अतिवादी जो प्रवेश किए थे 1916 लखनऊ समझौता के बाद। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बेलगांव में। वो एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, बेलगांव, कर्नाटक में जो बेलगांव है वहां पे। लंदन इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? लंदन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना श्यामा कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन सोशलिस्ट नामक संस्था श्यामा कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारी पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये इनकार किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का हिंदू नेपोलियन कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। अगला है मैच करना है मुस्लिम कौन सुमेलित नहीं है? मुस्लिम लीग, तो यही सुमेलित है, 1906 हो जाएगा। ठीक है, 82 का राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक 39 हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट ये आप ध्यान रख लीजिए, ये जो सही है वो भी ध्यान रख लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925। मेरा अपना विश्वास है कि कांग्रेस लड़खड़ा आ रही है तथा शांति एवं मृत्यु में इसकी सहायता करने की मेरी एक बड़ी इच्छा है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है नोआखाई जाना जाता है। नोआखाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सांप्रदायिक सद्भावना की पुनर्स्थापना के लिए गांधी जी की यात्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली अधिनियम को लागू, देखो याद रखना प्रांतों में और केंद्र में ये दो कंफ्यूजन होता है एग्जाम के समय। तो प्रांतों में जो हुआ था वो 1919 में हुआ था और केंद्र में हुआ था तो 1935 में। तो 1919 हो जाएगा प्रांतों में। समवर्ती सूची पहली बार कब लागू की गई थी? तो समवर्ती सूची कब लागू की गई थी? तो 1935 के अधिनियम में। अगला है 88। निम्नलिखित में कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? तो ब्रिटिश शासन की जो देन है वे है आपका विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन। 88 का डी हो जाएगा। नहीं सॉरी, देखिए ये कूट में आंसर है तो चौथा भी होगा, लोक सेवा आयोग भी होगा और आपका सचिवालय व्यवस्था भी होगा। ठीक है, सचिवालय व्यवस्था हो जाए, वित्त आयोग सिर्फ नहीं होगा। जो हमारा आर्टिकल 280 वो नहीं होगा, बाकी वित्त सचिवालय व्यवस्था है, लोक सेवा आयोग भी पहले से था और विधि का शासन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 में है भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित किसका उल्लेख नहीं है? उद्देशिका में, हाँ उद्देशिका को भी आपको कंठस्थ होना चाहिए, हार्ट होना चाहिए। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की समानता दी गई है, क्योंकि और कब लागू हुआ, किस तिथि को हुआ था, तो सारा कुछ आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 101% आपका एक क्वेश्चन आपको प्रस्तावना एक या कभी कभी दो भी आ जाता है, उसको अच्छे से कर लेना है। तो ए सामाजिक समानता। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन एक भारत में सत्ता के विभिन्न स्तर पर विभिन्न राजनीतिक भाषा को की प्रचलन की बात करते हैं? तो ये करते हैं आपके मॉरिस जॉन्स। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन रिट स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत माना जा सकता है? तो ये माना जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किन भागों में आर्थिक न्याय संविधान के लक्ष्य को घोषित किया गया है? तो यह है उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व। अगला भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक और मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को याचिका दायर करनी? तो 226 में उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय है 226, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 32। लोकसभा के सत्र का अवसान किया जा सकता है, अवसान किया जा सकता है तो 94 का किनके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आगे है किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था? तो किनका हुआ था? तो वो हुए थे बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत
कि निर्वाचक आयोग को पद मुक्त किया जा सकता है। तो किस तरीके से पद क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से। भारत का उपराष्ट्रपति देश के आपातकाल की घोषणा अधिकृत नहीं करता है। कब अधिकृत नहीं करता है? तो आंतरिक अशांति, ऑप्शन नंबर। भारत का राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा के लिए अधिकृत नहीं है, आंतरिक अशांति के लिए। ठीक है, अगला है भारत में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत होता है। तो धन विधेयक कहाँ सबसे पहले प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा में। आगे है निम्नलिखित में से किस एक को हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात किया गया है? तो वो हो जाएगा गोपनीयता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसका तो उतना वो है नहीं, बट याद रखिएगा जम्मू कश्मीर कौन से आर्टिकल के तहत था? आर्टिकल 370। चलिए फ्रेंड, आज हमने 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड किया है। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।